रेस्ट कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं जी एक और मैकेनिज्म है कि ये कंट्रैक्शन तो हो गई है, अब रिलैक्सेशन कैसे होगी। ठीक है, ये जो फास्फेट है ये इससे दोबारा डिटैच कैसे होगा। ठीक है, तो ये कैसे डिटैच होगा। हमारे पास एक एंजाइम है मायोसिन फास्फाटेज। कौन सा एंजाइम है? मायोसिन फास्फाटेज। कम लुक है हमारे पास कौन सा एंजाइम है? एक मायोसिन फास्फाटेज। मायोसिन फास्फाटेज एंजाइम क्या करेगा? मायोसिन फास्फाटेज एंजाइम इस फास्फेट को यहाँ से क्लीव कर देगा, रिमूव कर देगा फ्रॉम द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा तो इसके पास अब जो है ना एनर्जाइज फास्फेट बॉन्ड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसके उसके नतीजे में मसल कंट्रैक्शन सीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि जो कैल्शियम आयंस हैं ये दोबारा कैल्शियम पंप के थ्रू सर्कुलर रेडिकल के अंदर मूव कर जाती हैं। ठीक है, दोबारा कैल्शियम आयन सर्कुलर रेडिकल के अंदर थ्रू द कैल्शियम पंप। मैंने लफ्ज यूज किया कैल्शियम पंप का। पंप क्या करता है? ये कैल्शियम आयंस को मूव कराता है कौन से एरिया से? फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जब कैल्शियम आयंस ही नहीं होंगे तो उसके नतीजे में कंट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक हो गया, गुड। उसके बाद आते हैं जी हम उसके बाद अच्छा जी एक और पॉइंट भी है, एक और बहुत मज़े की बात है। मज़े की बात यह है कि जो स्मूथ मसल हैं ये कम एनर्जी यूज करते हैं बनस्पत स्केलेटल मसल्स के। मतलब जो हमारे स्टोमिक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा ब्लैडर, हमारा यूरेटर, ये स्केलेटल मसल्स की निस्बत कम एनर्जी यूज करते हैं। क्यों करते हैं कम यूज? हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर 2 में रैगर मोर्टिस की कंडीशन होती है कि जब कोई पेशेंट मर जाता है तो अगर उसका बाजू यूं हुआ पड़ा है और कुछ देर तक अगर वो मर जाता है उसका बाजू यूं पड़ा रहता है तो उसका बाजू फिक्स हो जाता है यहाँ पे, दोबारा यूं नहीं होता है ना। इंटरेस्टिंग बात। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटीपी की डिफिशिएंसी हो जाती है। मैं क्यों एटीपी की डिफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो एटीपी नहीं होती। और एटीपी क्या करती थी उधर? एटीपी डिटैचमेंट करवाती थी किसकी? एक्टिन और फिलामेंट्स मायोसिन हेड्स को एक्टिन से डिटैच करवा के उसको दोबारा रिलैक्स करवाती थी। ठीक है, लेकिन इस केस में एटीपी यूज नहीं हो रही फॉर द डिटैचमेंट। इस केस में मायोसिन फास्फेटेज यूज हो रही है। तो इधर हम कहते हैं कि लो एनर्जी यूज होती है स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन में। वैसे अगर जनरल भी हम देखें तो जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो कम एनर्जी यूज करते हैं। हम कितनी दफ़ा आंखों को चमकाते हैं, आंखों के जो स्मूथ मसल हैं। इसके अलावा जो हमारे जीएटी के स्मूथ मसल हैं, जो हमारे गट के स्मूथ मसल हैं, वो क्या करते हैं जी? वो बहुत ही कम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखो हमारे जो किसी मखसूस एरिया में सपोज करेंगे मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है और मैंने खाना खाया है। ठीक है, तो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जगह खाना ज़्यादा जमा हो गया है। जैसे वो खाना ज़्यादा जमा हुआ है ना तो वो क्या करेगा? मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन उस एरिया को क्या करेगी? उस एरिया को थोड़ी सी कंट्रैक्ट रिलैक्स करवा के पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू उस खाने को थोड़ा आगे मूव करवा देगी। कहाँ कराएगी? टुवर्ड्स द एनस। सिंपल सी बात है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 5 पे कंपैरिजन ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, इसका कंपैरिजन डिस्कस करते हैं। नंबर 5 कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है इसका? स्लो साइकिलिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिज की स्लो साइकिलिंग क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जो इसका जो मायोसिन का जो हेड है वो एटीपी से काम नहीं कर रहा है इस कंडीशन में। इन केस ऑफ स्मूथ मसल इट इज नॉट वर्किंग
it is not working as ATPase enzyme. In case of skeletal muscle, the head of the myosin molecule also act as ATPase enzyme. ठीक है, उस ATPase enzyme की वजह से क्या होता था, वो ATP जो जनरेट होता था, वो ATP क्या करता था, उसकी जो कंट्रैक्शन थी उसको जो है रिलैक्स करवा देता था। ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन में ना ATPase का ये वाला इसका हेड काम करेगा, ठीक है, करेगा भी सही तो बहुत ही लो क्वांटिटी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास मायोसिन फास्फेटेज है इसको डिटैच करने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, स्लो सैकलिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस होगी। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास लैच मैकेनिज्म। ये सर जी स्मूथ में बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लैच मैकेनिज्म में क्या होगा, लैच मैकेनिज्म इन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, अब देखें, एक मिनट इधर देखें। जब कंट्रैक्शन हुई थी इन केस ऑफ स्केलेटल मसल, तो इसके हेड ने ATPase से काम किया था, फौरन ATP हेडराइज हुई थी और फौरन ही जो है रिलैक्सेशन हो गई थी। लेकिन इस केस में मायोसिन फास्फेटेज पहले आएगा, ये इसको पहले क्लीव करेगा और उसके बाद जो है ना कंट्रैक्शन को सीज करेगा और रिलैक्सेशन होगी। तो इस कंडीशन में टाइम लग रहा है, उस कंडीशन में टाइम नहीं लग रहा था। ठीक है, इस प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन पीरियड को हम क्या बोलते हैं जी, लैच मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैच मैकेनिज्म अक्सर पूछते हैं। ये क्या चीज़ है, ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन है। मैंने आप लोगों को एक ही लाइन में बता दिया है, लेकिन बुक में जब आप पढ़ोगे तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेगा, उसके बाद ही आप लोगों को ये लाइन समझ आएगी। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोगों को ये लाइन समझ आ गई है कि हम लैच मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट अंडर? ओके, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ prolong of contraction is known as latch mechanism. ओके, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी हम अगला कौन सा पॉइंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। जो भी आप लोगों को मैं बता के आया हूँ, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। नंबर 3 स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म, कैन यू एक्सप्लेन डॉक्टर इकरा? अभी भी मैंने बताया आप लोगों को। देखें इधर देखें, मेरा जो ब्लैडर है इसमें यूनिट की कैपेसिटी है 250 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम कर रहे हैं, ग्राम कर रहे हैं, 250 ग्राम की कैपेसिटी है। 250 ग्राम कैपेसिटी है, ये नॉर्मल प्रेशर है। ठीक है, समझे, 250 ग्राम कैपेसिटी और 250 प्रेशर है नॉर्मल। अब देखें, अब मैं और पानी पीता हूँ, अभी जो मैंने पिया है तो 10 ग्राम और पानी ऐड हुआ है। जैसे 10 ग्राम और पानी ऐड हुआ है मेरे ब्लैडर में, तो मुझे एक रिलैक्स फील हुई है कि मेरा जो ब्लैडर है इसमें प्रेशर बढ़ा है। और मैं बैठा हूँ क्लास में, ठीक है, तो क्लास में बैठा होता है, कुछ बच्चे शर्मा जाते हैं, बाहर नहीं जाते। जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं या गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तो एक टाइम में हम उसको उस रिफ्लेक्स को फील करते हैं शुरू में, फिर बाद में हमारे वो कंट्रोल में आ जाता है, फिर हमें वो दोबारा वो रिफ्लेक्स कुछ टाइम के लिए फील नहीं होता, जब तक कि और फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे ब्लैडर में ऐड नहीं होता। ठीक है, तो उस अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि स्मूथ मसल जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है ब्लैडर पे, तो वो स्मूथ मसल जो ब्लैडर के हैं उनको थोड़ा सा डायलेट कर देता है। जैसे ही डायलेट करता है तो वो प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लागू करता है रीस्ट्रेस रिलैक्सेशन, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि जब हम उस वाटर को यूरिनेट करते हैं तो फौरन बाद हमें पता चलता है कि यार मैंने जो है ना, मेरे अंदर कुछ भी थोड़ा सा फील हो रहा है। ठीक है, ब्लैडर में, क्योंकि मैंने प्रेशर वाला जो यूरिन है वो फौरन ही बाहर निकाला है, तो कुछ मुझे अंदर से फील हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो उस वक्त अचानक जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है तो उस दौरान हमें कुछ ना कुछ फील होता है। जैसे फील होता है तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि जो ब्लैडर के जो स्मूथ मसल हैं वो दोबारा थोड़ा सा कंट्रैक्ट कर जाते हैं, ताकि जो ब्लैडर का प्रेशर है वो दोबारा 250 पे नॉर्मल हो जाए। So in this way we can control the reflex and we can maintain the stress which is given by our bladder to us in the classroom. Okay. उसके बाद डिस्कस करते हैं जी मसल कंट्रैक्शन के ऊपर हार्मोनल कंट्रोल और जो लोकल टिश्यू फैक्टर्स हैं उनका क्या असर है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल।
ओके, हार्मोनल कूलिंग जो मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल है या नॉरएपिनेफ्रिन का मॉलिक्यूल है, ये किसी जगह पे अगर एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी स्टिमुलेट कर रहा होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन उसको इनहिबिट कर रहा होगा, और किसी साइड पे अगर नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेट कर रहा होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन उसको इनहिबिट कर रहा होगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसके मौजूद रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि आया कि वो रिसेप्टर एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। ठीक है, करता है हाँ, ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करता है और जीआईटी को इनहिबिट करता है उसकी कंट्रैक्शन को, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, देखें अब है नॉरएपिनेफ्रिन ही, इसका फंक्शन तो ये होना चाहिए कि ये दोनों को ही या तो इनहिबिट करे या स्टिमुलेट करे, लेकिन 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 गट में ये इनहिबिट कर रहा है और ब्लड वेसल में ये स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अपने रिसेप्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसको एक्साइटेटरी रिसेप्टर मिलेगा तो ये एक्साइट होगा, अगर इसको इनहिबिटरी रिसेप्टर मिलेगा तो ये इनहिबिट करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल में दो आ जाती हैं, एक तो ये करते हैं जी बाय चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बाय चेंजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल and by changing by not changing membrane potential। अब हार्मोन्स किस तरह वर्क करते हैं, या तो ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज करेंगे या उसको चेंज किए बगैर ही अपना काम दिखाएंगे। ठीक है, अब फर्दर देखेंगे जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज करेंगे वो या तो इनहिबिट करेंगे या एक्साइट करेंगे। ठीक है, फर्दर इसको क्या करेंगे आगे, या तो इनहिबिट करेंगे या एक्साइट करेंगे। ठीक है, एक्साइट कब करेंगे, जब डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत डीपोलराइजेशन से, उस वक्त ये उसको एक्साइट करेंगे। जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी जो है ना हार्मोन्स आके मेम्ब्रेन को अटैच हुआ है और उस मेम्ब्रेन को अटैच होने के बाद उस मेम्ब्रेन का इतना पोटेंशियल चेंज किया है कि वो पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है। जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचे तो उसकी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा जी, वो मेम्ब्रेन एक्साइट कर जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, एक्साइट। जब डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आप इनहिबिट कब करेगा, जब कोई हार्मोन मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हुआ और उसने क्या किया, उसने मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ऐसे चेंज किया कि उसने पोटेशियम आयंस को ही ओपन कर दिया। जब पोटेशियम के चैनल्स ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर तरफ मूव करेगी। गुड, दिस इज द पॉइंट, यू गेट दिस पॉइंट। तो रिपोलराइजेशन हो जाएगी। जैसे रिपोलराइजेशन होगी तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो मेन अंदर का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव आयन के बाहर जाने की वजह से मोर नेगेटिव हो जाएगा। जब मोर नेगेटिव होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। डॉक्टर यू गेट दिस पॉइंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गिव द आंसर एंड दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग दैट यू पिक अप, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल तरतीब से लेक्चर लिया ना, उनको पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या कहती हो, कुछ ज़्यादा हो गया अच्छा जी, क्या होगा ये, देखिए एक टीचर को खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट गेन कर रहा होता है, तो आंसर कर रहा होता है। हाँ गुड, तो टीचर को बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट उसका आंसर कर रहा होता है, कसम से बहुत खुशी होती है उस वक्त ये फील होता है कि मेरा जो मैंने मेहनत की है वो पूरी हो गई है। ठीक है, इंशाल्लाह आप भी करेंगे, मुझे पता है आप भी कोशिश कर रही है पढ़ने की। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे इनहिबिट। ये क्या करेगा जी, ये पोटाशियम चैनल को जो क्लोज हो गए, जो नॉर्मल स्टेट में क्लोज होते हैं, जो उन्हीं को जाकर ओपन कर देता है। जब ओपन करेगा तो पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो पोटाशियम जब बाहर की तरफ मूव करते हैं तो पोटाशियम कराते हैं रिपोलराइजेशन। जब रिपोलराइजेशन होगी तो अंदर से पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है तो अंदर का पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, तो उस कंडीशन में हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, तो मसल कंडक्शन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन।
अब आते हैं जी बाय नॉट चेंजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या करता है, ये हार्मोन मेम्ब्रेन पे आके एक्ट नहीं करते, ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को नहीं छेड़ते, ये बॉर्डर लाइन को टच नहीं करते, ये अंदरूनी मामलात को ही खराब कर देते हैं। जिस तरह आजकल के दौर में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के फैसले बाहर से हो रहे हैं, बॉर्डर पे कोई जंग नहीं हो रही और अंदरूनी मुदाखलत हो रही है। ऐसे ही कुछ हार्मोन अंदरूनी मुदाखलत करते हैं, वो क्या होते हैं, वो गद्दार होते हैं। तो सेल में भी कुछ गद्दार पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा जी, होगा यूं, इधर फिर कुछ एक्साइट करेंगे और कुछ इनहिबिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास है जी, इधर एक्साइट कैसे करेगा, ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का जो चैनल है, कैल्शियम चैनल, इसको ओपन कर देंगे, अंदर जाकर मुदाखलत करेंगे, डायरेक्टली सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम पे एक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे जी, कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे, जिसके नतीजे में एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये इनहिबिशन कैसे करते हैं जी, एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम और गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये CAMP और CGMP बनाते हैं, ठीक है। साइक्लेज CAMP और CGMP, या ये क्या बनाते हैं, साइक्लेज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और साइक्लेज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये उन एंजाइम की जो है ना फास्फोरिलेशन की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। जैसे ही फास्फोरिलेशन की एक्टिविटी खत्म होती है तो हम मायोसिन हेड्स को फास्फेट बांड नहीं दे सकते, जैसे ही फास्फेट बांड नहीं दे सकते तो उसके नतीजे में इसके पास एनर्जी ही नहीं आएगी, जैसे एनर्जी नहीं आएगी तो मसल की कंट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। यू गेट दिस पॉइंट। इसलिए हम इसको कहते हैं सेकंड मैसेंजर, जो बाय नॉट चेंजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कर रहा है और जो इनहिबिशन को कर रहा है, इसको कहते हैं, ये वर्क करता है थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। बुक में नाम लिखा है सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों? क्योंकि ये खुद नहीं एक्ट कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये एडेनिलाइल साइक्लेज और गुआनिलाइल साइक्लेज एंजाइम के थ्रू फर्दर एंजाइम बना रहा है। फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर आगे जाके उन एंजाइम्स को की फास्फोरिलेशन नहीं होने देते। जब फास्फोरिलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, ATP नहीं बनेगी और फास्फेट अवेलेबल नहीं होगा फॉर द मसल कंट्रैक्शन। दिस इज द मेन कंसेप्ट, आई थिंक यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल।